बहुत समय पुरानी बात है। काशीपुर में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम था रामू। रामू बहुत ईमानदार और मेहनती था। वो हमेशा अपने काम से खुश रहता था। उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे लेकिन वो अपनी ज़िंदगी से काफ़ी संतुष्ट था। रामू के परिवार में उसकी पत्नी और एक छोटा लड़का पिंटू रहता था। रामू लाला सेठ के खेतों पर खेती करने का काम करता था और खेती करने के बदले लाला सेठ रामू को पैसे देता था, जिससे रामू और उसके परिवार का पालन पोषण होता था। पिंटू की मम्मी, मैं काम पर जा रहा हूँ, आज बहुत लेट हो गया, इसलिए तुम पिंटू को स्कूल छोड़ आओ। स्कूल तो मैं छोड़ाऊं, लेकिन पिंटू पिछले 2 दिनों से कह रहा है कि उसके स्कूल के टीचर उसे स्कूल की फीस मंगवा रहे हैं। हाँ, तो जाकर दे आओ ना स्कूल की फीस। आजी कहाँ से दूं? आप जो पैसे लाते हो उसमें तो बड़ी मुश्किल से घर खर्च चल पाता है, तो मैं उतने कम पैसों में बच्चों की फीस का इंतजाम कैसे करूं? आजी मैं एक बात आपको साफ साफ कह देती हूँ, आप लाला सेठ से पैसे बहाने को बोलो। दिन पर दिन खर्च बढ़ता जा रहा है। बाजार में अगर सब्जी लेने निकलो तो सब्जी के दाम आसमान छू रहे हैं, और पिंटू के स्कूल का खर्चा, घर खर्च इतने कम पैसों में कैसे इंतजाम होगा? अच्छा ठीक है, मैं सेठ जी से आज ही पैसे बढ़ाने को बोलूँगा। इतना कहकर रामू काम पर चला जाता है। भाइयों, आज तो सैलरी मिलने का दिन है। देखना अब ये लाला सेठ कोई ना कोई लोचा जरूर करेगा। हमेशा कोई ना कोई बहाना बनाकर सैलरी काटकर कम देता है। अगली बार तो मेरी आधी सैलरी काट ली थी, ये कहकर कि जो मैंने लाला सेठ से 150 रुपए उधार लिए थे उसका ब्याज बढ़कर 1000 रुपए हो गया है, इसलिए मैंने तुम्हारी सैलरी में से 1000 रुपए काट लिए हैं। जी भाई, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। ये लाला सेठ एक नंबर का लालची और चालाक आदमी है। एक तो दोगुना काम ले लेता है, ऊपर से पैसे भी पूरे नहीं देता। अरे भाइयों, अगले महीने मेरी भी लाला सेठ ने आधी से ज्यादा सैलरी काट ली थी। मैंने बस 2 दिन की छुट्टी ली थी जब मेरी बिटिया बीमार हुई थी। इसका फायदा उठाकर लाला सेठ ने मेरी आधी से ज्यादा सैलरी काट ली थी। कृपा करके इस बार सेठ पूरे पैसे दे दे, मुझे तो बच्चों के स्कूल की फीस भी देनी है। ऐसा बोलकर सभी किसान अपने अपने काम पर लग जाते हैं। काम करने के बाद वो सभी लाला सेठ के पास जाते हैं। सेठ जी, महीना पूरा हो गया है, हमें हमारी सैलरी दे दीजिए। देखो भाइयों, अभी मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं है। अभी फसल मंडी में बिकी नहीं है, सारी फसल गोदाम में ही पड़ी है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि कल या परसों तक तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाए। किंतु सेठ जी, अभी हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे हैं। घर का सारा राशन खत्म हो चुका है और बच्चों की स्कूल की फीस भरनी है। अरे मैंने कहा तो सही, 1-2 दिन और रुक जाओ, अभी मेरे पास पैसे नहीं है। सभी किसान उदास होकर अपने अपने घर आ जाते हैं। आजी क्या हुआ है? इस बार कितने पैसे मिले हैं? अभी कोई भी पैसे नहीं मिले हैं। सेठ जी ने कहा है कि 1-2 दिन में पैसे मिल जाएंगे। पैसे नहीं मिले? आपको तो पता ही है ना, पिंटू के स्कूल की फीस भरनी है। आज तो पिंटू के टीचर ने साफ साफ कह दिया कि अगर कल फीस नहीं भरी तो पिंटू को घर पर बैठा लेना। अब बताओ मैं क्या करूं? अब भला मैं क्या करूं? सेठ जी कभी भी टाइम पर पैसे देते ही नहीं है। 1-2 दिन की ही बात है, उसके बाद पैसे मिल जाएंगे। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। 2 दिन के बाद लाला सेठ सबको पैसे देता है। अरे हरिया, ये ले अपने इस महीने के पैसे। सेठ जी, ये तो बस 2000 है। मैंने इस महीने तो 3000 तक का काम किया है। हाँ, काम तो किया है, लेकिन तूने 1-1 घंटे आराम भी तो किया है। ये पैसे उसी आराम के कांटे हैं। लेकिन सेठ जी, आपने तो कहा था कि 8 घंटे काम के महीने में 3000 रुपए मिलेंगे, और मैंने तो दिन का पूरे 8 घंटे काम किया और 1 घंटा आराम। देख हरिया, मुझे ज्यादा हिसाब किताब मत समझा। अगर लेने हैं तो चुपचाप पैसे ले, नहीं तो पैसे वापस कर और जा यहाँ से और कहीं काम देख ले, समझा क्या? बेचारा हरिया के पास उन पैसों को लेने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। वो चुपचाप पैसे रख लेता है। रामू, ये लो तुम्हारे 2500 रुपए। सेठ जी, 2500 क्यों? मेरे तो पूरे 3000 होते हैं ना। मैंने तो कोई छुट्टी भी नहीं की और ना ही कोई आराम।
मैंने तो आपका सारा काम समय पर किया। हाँ, समय पर तो किया है, लेकिन इस समय मंडी में सब्जी का दाम काफी सस्ता हो गया है, इसलिए तुम्हें भी कम पैसा ही मिलेगा जब तक सब्जी के दाम बढ़ नहीं जाते हैं। सेठ जी, कृपा करके मेरे पूरे पैसे दे दो। इतने कम पैसों में मैं घर का खर्चा कैसे चलाऊंगा? ऊपर से बच्चों की स्कूल की फीस भी भरनी है। मैंने क्या तेरे पूरे खानदान का ठेका ले रखा है? अब तुझे एक भी पैसा और नहीं मिलेगा। अगर पैसे लेने हैं तो ले, नहीं तो और कहीं काम ढूंढ ले, समझ गया क्या? रामू उदास होकर चुपचाप पैसे रख लेता है। भाइयों, ये लाला एक नंबर का बेईमान आदमी है। सारे पैसे अपनी जेब में भर लेता है और कहता है सब्जी के दाम सस्ते हो गए। देखना, एक दिन इसको हम गरीबों की बहुत बुरी हाय लगेगी। नहीं भाई, ऐसे नहीं बोलते। वो हमारे अन्नदाता है। आखिर उन्हीं की वजह से तो हमारे घर की रोजी रोटी चल रही है। अरे काय का अन्नदाता, काम के पूरे पैसे को देता नहीं है। पूरे महीने काम करने के बाद भी क्या मिलता है? बस 2000 रुपए। ऐसे तो हम कभी भी तरक्की नहीं कर पाएंगे। अब भला हम कर भी क्या सकते हैं? हमें खेती करने के अलावा कोई और दूसरा काम तो आता नहीं है। ऊपर से अगर कोई नया काम शुरू करेंगे तो उसके लिए भी पैसों की जरूरत पड़ेगी। कुछ देर बात करने के बाद सारे किसान अपने अपने घर चले जाते हैं। जी आ गए आप। कितने पैसे मिले हैं? इस बार सेठ जी ने 2500 रुपए ही दिए हैं। बस 2500? इतने में कैसे घर खर्च चलाएंगे? 1000 तो पिंटू के स्कूल की फीस ही देनी है। अब मैं क्या करूं? अब तुम्हें इसी में गुजारा करना पड़ेगा। तुम सबसे पहले पिंटू की फीस भर देना, बाकी का मैं देख लूंगा। आजी, आप क्या देखोगे? आपसे तो सेठ जी से पूरे पैसे तो मांगे नहीं गए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैंने सेठ जी से पूरे पैसे मांगे थे, लेकिन उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। कहा इतने पैसे लेने हैं तो चुपचाप लो, नहीं तो और कहीं काम ढूंढ लो। मैं सोच रहा हूँ खेती करने के अलावा और कहीं काम ढूंढ लूँ। सेठ जी के यहाँ से काम करने के बाद मैं दूसरी जगह पर काम किया करूँगा। इससे और भी ज्यादा कमाई हो जाएगी। आज ही मैं सेठ जी के यहाँ काम करने के बाद और कहीं काम ढूंढने जाऊँगा। इतना बोलकर रामू काम पर निकल जाता है और जैसा कि रामू ने बोला था, वो लाला सेठ के यहाँ काम करने के बाद दूसरे काम को ढूंढने की तलाश में निकल जाता है। रामू पूरे गांव में काम ढूंढता है। वो गांव की सभी दुकानों में भटक भटक कर काम मांगने लगता है, लेकिन उसे कहीं पर भी काम नहीं मिलता। अंत में परेशान होकर वो अपने घर वापस जाने लगता है। तभी वो देखता है कि अचानक सामने से बहुत सारे हिरण का झुंड उसी की तरफ आ रहे हैं। ये देखकर रामू घबरा जाता है। वो इधर उधर देखता है, तभी उसकी नज़र सामने बनी एक गुफा पर जाती है। वो गुफा में जाकर छिप जाता है। जब हिरण का झुंड वहाँ से निकल जाता है, तब रामू की जान में जान आती है। हे भगवान, आपने आज मुझे बाल बाल बचा लिया, नहीं तो ये हिरण मुझे कुचल ही डालती और फिर पता नहीं मेरा क्या होता। रामू ये सोच ही रहा था, लेकिन तभी उसकी नज़र गुफा में रखी एक टोकरी पर जाती है। रामू उस टोकरी के पास जाता है। ये कैसी गुफा है? ये कैसी टोकरी यहाँ पड़ी है? इसे मैं घर ले जाता हूँ, सामान रखने के काम आएगी। रामू जैसे ही उस टोकरी को हाथ लगाता है, तभी गुफा में से एक अजीब सी आवाज़ आने लगती है। रुक जाओ, इसे छूने की कोशिश मत करो। ये सुनकर रामू तुरंत पीछे हट जाता है। तभी गुफा में एक सांप आ जाता है। कौन हो तुम और मेरी गुफा में क्या कर रहे हो? मुझे माफ करना, आप जो भी हो। कुछ हिरण का झुंड मेरे पीछे पड़ गया था, जिनसे बचने के लिए मैं गुफा में जाकर छुप गया था। फिर मेरी नजर इस टोकरी पर गई। मुझे लगा कि यहाँ कोई नहीं रहता, इसलिए ये टोकरी किसी की नहीं होगी, इसलिए मैंने इसे छुआ। रामू, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ। मेरी नज़र एक बार जिस पर पड़ जाती है, मैं उसका इतिहास अपनी खुली आंखों से देख सकता हूँ। वैसे आप हैं कौन? आप मुझे अपना परिचय दीजिए। मैं एक इच्छाधारी सांप हूँ। कई सालों से इस गुफा की रक्षा कर रहा हूँ। ये गुफा मेरे पूर्वजों की है। इस गुफा में वही व्यक्ति घुस सकता है जिसका मन बिल्कुल पवित्र हो। अगर तुम अपवित्र होते तो तुम इस गुफा में कभी नहीं घुस पाते। तुम एक अच्छे इंसान है, इसलिए तुम इस गुफा में घुस पाए और इस टोकरी को छू पाए। अब तुमने इस टोकरी को छुआ है तो ये टोकरी तुम्हारी हुई। नहीं नहीं, मुझे ये टोकरी नहीं चाहिए, मैं तो बस इसे देख रहा था। डरो मत रामू, तुम इसे ले जाओ। ये कोई साधारण टोकरी नहीं बल्कि एक जादुई टोकरी है। जादुई टोकरी?
जिसके बारे में हमारी दादी कहानियां सुनाया करती थी। किसी गांव में एक जादुई टोकरी हुआ करती थी और वो सबकी इच्छा पूरी करती थी। हाँ रामू, ये वही टोकरी है। अब तुम इस टोकरी के मालिक हो। तुम इसके इस्तेमाल से अपनी स्थिति सुधर सकते हो। पर याद रहे, तुम जो भी वस्तु इस टोकरी में एक बार डालोगे, वही चीज तो है दोबारा इस टोकरी में डालनी होगी। इसके अलावा तुम और कोई दूसरी चीज टोकरी में नहीं डाल सकते। अगर तुमने फिर भी ऐसा किया तो इसका परिणाम तुमको ही भुगतना पड़ेगा। मेरी इस बात को हमेशा ध्यान रखना और सोच समझकर बिना लालच किया टोकरी में वही चीज डालना जिसकी तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत हो। रामू टोकरी को लेकर अपने घर आ जाता है। पिंटू की मम्मी, ये देखो मैं क्या लाया हूँ। क्या लाए हो? बस एक सड़ी से टोकरी। आप तो काम की तलाश में गए थे ना, तो कोई दूसरा काम मिला कि नहीं? नहीं, अरे पहले मेरी बात को ध्यान से सुनो। ये कोई साधारण टोकरी नहीं बल्कि एक जादुई टोकरी है। रामू अपने साथ बीती सारी घटना अपनी पत्नी को बताता है। अच्छा, तो आपके कहने का मतलब है कि हमें इस टोकरी में वह चीज डालनी होगी जिसकी हमें ज्यादा जरूरत है। हाँ, हमें सोच समझकर ही कोई ऐसी चीज डालनी होगी। रामू थोड़ा सोचता है, तभी उसका ध्यान उन लकड़ियों पर जाता है जो उसने अपनी पत्नी को रखने के लिए दी थी। पिंटू की मम्मी, ये लो, आज जब मैं खेती कर रहा था तो वहाँ पर मुझे ये चंदन की लकड़ी मिली थी। अभी इसे संभाल कर रख लो, हो सकता है आगे कभी इसका काम आए। पिंटू की मम्मी, तुम्हें याद है एक बार जब मैं लाला सेठ के खेतों पर खेती कर रहा था तो मुझे वहाँ एक चंदन की लकड़ी मिली थी। हाँ, और आपने मुझे वो संभाल कर रखने को दी थी। तो जल्दी उसे लेकर आओ। हम उसी को इस टोकरी में डालेंगे और चंदन की लड़कियों से नया व्यापार शुरू करेंगे। वो तुरंत चंदन की लकड़ी को लेकर आती है और टोकरी में डाल देती है। वो जैसे ही लकड़ी को टोकरी में डालती है तभी उसके सामने काफी सारी लकड़ियां आ जाती हैं। अरे ये तो चमत्कार ही हो गया। इतनी सारी चंदन की लकड़ी, अगर आप इन्हें बाजार में बेचोगे तो काफी अच्छी कमाई होगी। हाँ, मैं कल सुबह ही बाजार जाकर इनको बेचूंगा और जो पैसे मिलेंगे उनसे पिंटू के स्कूल की फीस जमा कर देंगे। अगले दिन रामू लाला सेठ के यहाँ काम पर ना जाकर चंदन की लकड़ियों को बाजार में ले जाकर बेचने लगता है। बाजार में रामू ने चंदन की लकड़ियों को काफ़ी कम दामों में बेचा था, जिसकी वजह से आम लोगों के साथ साथ बड़े बड़े व्यापारियों ने भी रामू की लकड़ियाँ खरीदी। कुछ ही देर में रामू की सभी लकड़ियाँ बेच जाती हैं। उसने लकड़ियों को बेचकर जितने पैसे कमाए थे वो सभी पैसों को अपने घर ले जाता है। पिंटू की मम्मी, ये देखो मैंने उन लकड़ी को बेचकर कितने पैसे कमाए हैं। अब तुम इन पैसों से पिंटू के स्कूल की फीस भर देना। अच्छा, तो अब मैं काम पर जा रहा हूँ। आजी, अब तो आपके पास ये जादुई टोकरी है, तो अब आपको उस लाला सेठ के यहाँ काम करने की क्या जरूरत? हाँ, मैं लाला सेठ के यहाँ काम करने नहीं जा रहा, बल्कि मैं तो वहाँ काम कर रहे बाकी के किसानों को खुशखबरी देने जा रहा हूँ। क्योंकि लाला सेठ मेरे साथ साथ उन किसानों को भी बहुत परेशान करता है, इसलिए अगर मेरा भला हो रहा है तो क्यों ना मैं उनका भी भला करूं। वो सभी बहुत ईमानदार और मेहनती किसान है, लेकिन लाला उनको उनकी मेहनत के ज्यादा पैसे नहीं देता, इसलिए मैं उनको अपने साथ शामिल कर लूंगा और हम सब साथ में काम करेंगे। हाँ जी, बात तो आपकी सही है। अगर हम सब लोग मिलजुल कर काम करेंगे तो हम लोग बहुत जल्दी तरक्की हासिल कर लेंगे। इतना बोलकर रामू सभी किसानों के पास जाता है और उनको अपनी जादू टोकरी के बारे में बताता है। देखो भाइयों, अगर तुम्हें मेरे साथ काम करना है तो तुम कर सकते हो। मैं तुम्हें लाला से ज्यादा पैसे दूंगा और पूरी कमाई को बराबर में बांटेंगे। सभी रामू की बात से बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और अगले ही दिन सभी किसान रामू के साथ काम करने के लिए बाजार निकल जाते हैं। वो सभी लोग मिलकर सस्ते दामों में चंदन की लकड़ियाँ बेचने लगे। ऐसे ही 2 दिन निकल जाते हैं, तभी लाला सेठ देखता है कि उसके वहाँ पर तो कोई काम करने के लिए आ ही नहीं रहा है। वो तुरंत अपने नौकर से पूछता है, अरे रोहित, ये सारे किसान कहाँ मर गए? 2 दिनों से काम पर नहीं आए हैं। सेठ जी, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। अरे अगर पता नहीं है तो गांव में जाकर पता कर। आखिर ये किसान काम पर क्यों नहीं आ रहे हैं?
इस तरह लाला सेठ के कहे अनुसार रोहित किसानों पर नजर रखता है। क्या उन्होंने अपना काम खोल लिया है? लेकिन उन गरीब किसानों के पास इतने पैसे कहाँ से आए कि वो अपना काम खोल सके? मुझे ये पता ही करना पड़ेगा। रोहित, तू एक काम कर, तू उन गरीब किसानों पर दिन रात नजर रख। वो कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, एक मिनट की डिटेल लाकर मुझे दो। एक रात रोहित ने देखा रामू टोकरी में एक चंदन की लकड़ी डालता है और कुछ ही देर में वो बहुत सारी लकड़ियों में बदल जाती है। ये देखकर रोहित हैरान हो जाता है और वो ये सारी बातें जाकर लाला सेठ को बता देता है। अच्छा, तो ये बात है। लगता है रामू के हाथ कोई जादुई टोकरी लग गई है। मुझे वो टोकरी चुरानी होगी, लेकिन उससे पहले मैं कल रामू के घर जाकर उससे बात करूंगा। ऐसा बोलकर लाला सेठ अगले दिन रामू के घर जाता है। रामू, क्या हुआ? तुम बहुत दिनों से काम पर नहीं आ रहे हो। सेठ जी, वो मैंने अपना खुद का काम खोल लिया है। लेकिन तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? सेठ जी, हमने कुछ पैसे बचाकर रखे थे, उसी से नया काम शुरू किया है। ये रामू बहुत चालाक है। ये ऐसे मुझे उस जादुई टोकरी के बारे में नहीं बताएगा। मुझे जादुई टोकरी चुराने ही पड़ेगी। अगले दिन रात में लाला सेठ चुपचाप रामू के घर चला जाता है और उसकी जादुई टोकरी चुराकर अपने घर ले आता है। अरे रोहित, तूने यही देखा था ना कि इस टोकरी में कुछ भी डालने से वो बहुत सारी चीजों में बदल जाती है। हाँ सेठ जी, आप जल्दी से इसमें कोई कीमती चीज डालो। जैसे ही लाला सेठ टोकरी में सोने का सिक्का डालता है, उसके ऊपर बहुत सारे पत्थरों की बारिश होने लगती है। पत्थरों की वजह से लाला सेठ काफी ज्यादा घायल हो जाता है और तुरंत मौके पर ही बेहोश हो जाता है। ये देखकर रोहित वहाँ से भाग जाता है। अगले दिन जब रामू की पत्नी उठती है तो रामू अपनी जादुई टोकरी को ढूंढने लगता है, किंतु उसे वो टोकरी कहीं नहीं मिलती। अरे, वो तुमने अपनी जादुई टोकरी देखी? पता नहीं कहाँ चली गई। आज सुबह से मिल नहीं रही है। कल रात तुमने उसे कहाँ रखा था? पता नहीं, मैं तो यही टोकरी रखी थी। लगता है हमारी टोकरी किसी ने चुरा ली। अभी तो हमने ठीक से व्यापार भी शुरू नहीं किया था, हम फिर गरीब हो गए। अब हम क्या करेंगे? वो लोग बात कर ही रहे थे, लेकिन तभी उनके घर पर वही सांप आ जाता है। रामू, ये लो जादुई टोकरी, इसको लाला सेठ ने चुरा लिया था और उसको चोरी करने का दंड मिल चुका है। अब वो कभी दोबारा तुम्हारी जादुई टोकरी नहीं चुराएगा। अब तुम इस टोकरी का दोबारा इस्तेमाल करके अपना जीवन सुधार सकते हो। इतना कहकर वो सांप वहाँ से चला जाता है। रामू ने जादुई टोकरी की सहायता से दिन रात चौगुनी तरक्की की और साथ ही साथ अपने किसान दोस्तों की भी काफ़ी सहायता की। अब वो सभी एक व्यापारी बन चुके थे और बहुत अच्छे से अपना जीवन बिताने लगे। राम राम भाइयों।